हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एसिटाजोलामाइड की। ठीक है, तो डायूरेटिक्स में एसिटाजोलामाइड की बात करें तो देखिए मैकेनिज्म इसका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ये लूप डायूरेटिक कैसे है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए ये एरिया जो है ना, ये यहाँ पे देखिए हमारी एसिटाजोलामाइड वर्क करती है, यानी पीसीटी पे वर्क करती है। तो देखिए पीसीटी के एक सेल को हमने यहाँ बना रखा है और यहीं पे पूरा मैकेनिज्म समझाया है। तो देखिए ये हमारा HCO3 यानी बाइकार्बोनेट हमारा फ्रीली फिल्टर होता है GFR में। और ये HCO3 इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है। और अगर ये एक्सक्रीट हो जाए सीधा यूरिन के थ्रू तो हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी। तो इसकी कमी होगी तो इसकी वजह से एसिडोसिस होगी। ठीक है, क्योंकि ये एल्कलोसिस कॉज कराता है और जब ये निकल जाएगा तो एसिडोसिस हमको देखने को मिलेगा। अब ये वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पे देखिए ये आया और यहाँ पे देखिए ये हमारी पीसीटी की एक सेल हमने बना रखी है और ये देखिए ये एपिकल साइड है। ठीक है, एपिकल साइड पे यहाँ पे देखिए सोडियम प्रोटॉन एंटी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। और ये सोडियम प्रोटॉन एंटी ट्रांसपोर्टर क्या करता है कि यहाँ से फ्रीली सोडियम भी फिल्टर होता है। और जब सोडियम यहाँ से फ्रीली फिल्टर होता है तो यहाँ से सोडियम इधर चला जाता है अंदर की साइड और यहाँ पे H प्लस प्रेजेंट होता है। H प्लस कहाँ से आया भी हम बताते हैं। और ये H प्लस फिर इधर चला आता है। ठीक है, तो ये अंदर गया या बाहर आ गया एंटी ट्रांसपोर्टर से। और ये H प्लस अब बाइंड कर लेता है HCO3 से यानी बाइकार्बोनेट से। और जब बाइकार्बोनेट से बाइंड करता है किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन दोनों को कंबाइन कर देता है और बना देता है H2CO3 में। ठीक है, अब ये H2CO3 यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको कन्वर्ट कर देता है CO2 और H2O में। ठीक है, तो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ से ये रिएक्शन चली और ये H2O ये एक्सक्रीट हो जाता है हमारे किडनी के थ्रू यानी यूरिन फॉर्मेशन में चला जाता है वाटर उसमें। और ये CO2 जो होता है यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, देखिए ये एपिकल साइड से। और जब ये CO2 यहाँ जाता है तो यहाँ पे देखिए ये CO2 सेम बाइंड करता है, यहाँ पे H2O प्रेजेंट होता है। और जब इससे बाइंड करेगा यहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन दोनों को कंबाइन कर देता है इस फॉर्म में। और फिर ये H2O CO2 ये देखिए ये फिर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंट में, देखिए बाइकार्बोनेट में और प्रोटॉन में। ठीक है, तो देखिए अब हमको समझ में आ गया होगा कि ये देखिए ये प्रोटॉन कहाँ से आया। ठीक है, ये प्रोटॉन आया यहाँ से इस रिएक्शन से और ये वाला जो है बाइकार्बोनेट ये देखिए ये यहाँ पे आ गया और ये एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे चला जाता है सर्कुलेशन में। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब परेशानी क्या आई, मतलब अब कैसे काम हुआ, तो यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयन आ रहा था इसमें देखिए जो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था ये यहाँ से एक्सक्रीट हो गया और यहाँ से जो एब्जॉर्ब हुआ ना ये देखिए दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। पहली बात तो इसमें नोटिस करने वाली ये है। और मेन चीज़ इसमें ये है कि ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, पूरा ये मैकेनिज्म है। और यहाँ पे जो एंजाइम रोल प्ले करता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, बस हमको यहाँ बताने का मकसद है। और जब हम इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर देंगे तो ये सारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये H प्लस जो यहाँ पे आएगा ये इससे कंबाइन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो ये CO2 यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, और ये HCO3 ये डायरेक्टली यहाँ पे एब्जॉर्ब हो नहीं सकता। तो जब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे भी नहीं, तो ये पूरी रिएक्शन रुक जाएगी, जिसकी वजह से HCO3 ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे अब यही मैकेनिज्म, अब इसी पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है ये एसिटाजोलामाइड और कॉजेस सेल्फ लिमिटेड सोडियम HCO3 डायूरेसिस। ठीक है, तो देखिए सोडियम डायूरेसिस भी कराएगा और बाइकार्बोनेट डायूरेसिस भी कराएगा। सोडियम डायूरेसिस इसलिए होगी कि जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो ये H बाहर भी नहीं आएगा। ठीक है, जब ये H प्लस यानी प्रोटॉन बाहर नहीं आएगा तो ये अंदर नहीं जाएगा, इस वजह से सोडियम की डायूरेसिस होगी। और ये जब नहीं आएगा तो ये इसके थ्रू मतलब ये वाली रिएक्शन नहीं होगी तो ये CO2 अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और ये डायरेक्टली यहाँ पे एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी डायूरेसिस होगी और इसकी भी डायूरेसिस होगी। यही यहाँ पे बताया गया कि कॉजेस सेल्फ लिमिटेड सोडियम एंड बाइकार्बोनेट डायूरेसिस एंड डिक्रीज टोटल बॉडी बाइकार्बोनेट। तो जब बाइकार्बोनेट यहाँ से ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो टोटल बॉडी बाइकार्बोनेट स्टोरेज जो होगा ये डिक्रीज हो जाएगा और अल्कलाइनाइजेस यूरिन, और जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए यूरिन में बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब बाइकार्बोनेट ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो इसी वजह से अल्कलाइनाइजेस यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा। ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अब क्लिनिकल यूज़ क्या है, तो देखिए ग्लूकोमा में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं इस वजह से कि सोडियम का लॉस कराता है, जिसकी वजह से प्रेशर को ऑकुलर प्रेशर को ये कम कर देता है। और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में इसको यूज़ करते हैं। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होगा कि ये जब बाइकार्बोनेट लॉस होगा तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हमारी फायदेमंद हो जाएगी। और एल्टीट्यूड सिकनेस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और एल्टीट्यूड सिकनेस में कैसे वर्क करता है, तो देखिए बाई ऑफसेटिंग रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस जो हुई रहती है ना उसको ऑफसेट कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्टीट्यूड सिकनेस में भी हेल्प करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये बस इसको निकलना है, यही निकलता है, तो ये सारा फायदा हमको देखने को मिलता है। और देखिए इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में भी ये यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये सोडियम को लॉस करा देता है। जब सोडियम को लॉस कराएगा तो इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में ये यूजफुल होता है। और इसी इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन को हम स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्लिनिकल यूज़। अब एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो देखिए प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कराएगा। तो कैसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कराएगा? तो देखिए किडनी का देखिए प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, यानी यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे वर्क नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बाइकार्बोनेट लॉस हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ हमारे सीरम में बाइकार्बोनेट की कमी हो जाएगी और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो एसिडोसिस होगी। इसी वजह से इसको प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कॉज करता है, और इसी को टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस बोलते हैं। और ये पेरेस्थीसिया भी कॉज करता है। ठीक है, पेरेस्थीसिया इसलिए कॉज करता है क्योंकि ये एसिटाजोलामाइड ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कराता है। ठीक है, CO3 का भी और हमारे प्रोटॉन का भी, इस वजह से ये पेरेस्थीसिया भी कॉज करता है। और NH टॉक्सिसिटी यानी NH3 टॉक्सिसिटी यानी अमोनियम टॉक्सिसिटी भी कराता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे एसिडोसिस हो जाएगा, एसिडोसिस की वजह से NH3 जो है, अमोनिया जो है, ये प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं हो जाएगा, इस वजह से NH3 टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा। और सल्फा एलर्जी भी ये कॉज कर सकता है। सल्फा एलर्जी इसलिए कि ये सल्फोनामाइड से, ठीक है, जब सल्फोनामाइड से तो सल्फा एलर्जी कॉज करेगा ही, एडवर्स इफेक्ट इसका होगा। और हाइपोकैलेमिया भी कॉज करेगा। हाइपोकैलेमिया इसलिए कॉज करेगा कि जब सोडियम यहाँ पे कम एब्जॉर्ब होगा तो सोडियम इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होगा, और यहाँ से सोडियम ज़्यादा इधर जाएगा। जब यहाँ से सोडियम ज़्यादा इधर जाएगा तो यहाँ पे एंटी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है पोटेशियम का। ठीक है, तो जब सोडियम इधर ज़्यादा जाएगा तो पोटेशियम यहाँ लॉस होगा, इस वजह से ये हाइपोकैलेमिया कॉज करेगा। और उसके अलावा प्रमोट्स कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, तो ये एसिटाजोलामाइड जो है ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन को प्रमोट करता है। क्यों प्रमोट करता है? यहाँ बताया गया कि इनसॉल्युबल एट हाई यूरिन पीएच। तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन है ना, जब यूरिन का पीएच हाई हो जाता है इस HCO3 की वजह से, तो ये इनसॉल्युबल हो जाता है। मतलब ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन जो है ये इनसॉल्युबल हो जाता है हाई यूरिन पीएच पर, इसी वजह से ये प्रमोट करता है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन को। तो ये हमारा एसिटाजोलामाइड का वो हो गया। और इसमें हमने मैकेनिज्म देखा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ये है, और ये अल्कलाइनाइजर ऑफ द यूरिन है। और इसका क्लिनिकल यूज़ हमने बात किया कि ग्लूकोमा में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्टीट्यूड सिकनेस और इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, ये सारी हो गई। और एडवर्स इफेक्ट में हमने बात किया, तो यहाँ पे देखिए प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसको टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस बोलते हैं, पेरेस्थीसिया, अमोनियम टॉक्सिसिटी और सल्फा एलर्जी और हाइपोकैलेमिया। और इसकी वजह से कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ये यूरिन के पीएच को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन ये इनसॉल्युबल हो जाता है। और यहाँ पे देखिए एसिटाजोलामाइड कॉजेज एसिडोसिस, तो इसके नाम से ही हमको याद रखना है कि एसिटाजोलामाइड, तो देखिए एसिड, ठीक है, एसिड नहीं एसिड से एसिडोसिस कॉज करता है। तो ये हमारा वो हो गया।